80IA, रिकॉर्डिंग चालू कर लिया बेटा। 80IA, 80IA क्या बात करता है? 80IA बोलता है कोई अगर प्रॉफिट या गेन कमाता है, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट करके, जिसका काम है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उन लोगों को गवर्नमेंट डिडक्शन देने को तैयार है, कुछ छूट देने को तैयार है। तो कौन लोग? सर, जो लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप करके, या कोई ये या तो इंडस्ट्री खोल रहे हैं या ऐसा कोई बिजनेस खोल रहे हैं जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। देखो यहाँ पे सीधा बोला, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेस। या तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्रियल पार्क या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रियल पार्क बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देश का रोड, ब्रिज, डैम बनाना, रेलवे बनाना, मेट्रो ट्रेन बनाना। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हो? कम्युनिकेशन का कुछ काम करना, मतलब ये इंटरनेट और ये सब बनाना, वेयर हाउसिंग वगैरह बनाना, गोडाउन वगैरह, कुरियर वगैरह का, ये सब का बड़ा कोई बिजनेस सेटअप करना। देश को इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, या फिर गोडाउनिंग, वेयर हाउस, ये सब कुछ करना। ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क क्या हुआ बेटा? ऐसा कोई एरिया जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज हो, उसको इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। जैसे एक पार्क में घूमने जाते हो, बहुत सारा झूला होता है, वैसे इस पार्क में बहुत सारा इंडस्ट्री होगा, और इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, क्योंकि SEZ होता है ना, आपने पढ़ते हैं ना SEZ। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट बोलता है थोड़ा बैकवर्ड एरिया, वहाँ इंडस्ट्री सेट करो, हम तुमको टैक्स में छूट देंगे, तो तुम वहाँ पे पूरा एक इकोनॉमिक जोन बना रहे हो, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हो। या फिर तुम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, पावर जनरेट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तुम, और ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो। तो ये सब काम अगर तुम करते हो तो तुमको गवर्नमेंट डिडक्शन देने का बात की। तो देखो अब तुम्हारे को एक एक का मीनिंग समझाया। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? इंडियन कंपनी या एनी कंसोर्टियम कॉम्बिनेशन। कंसोर्टियम मतलब कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? सर, इंडियन कंपनी जो है किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिल के काम कर रहा है, मतलब ये छूट अगर कोई फॉरेन कंपनी अकेला आके यहाँ पे काम करे ये वाला, तो उसको नहीं मिलेगा। या तो इंडियन कंपनी हो या इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मिल के कर रहा है, या कोई ऐसा अथॉरिटी या कोई ऐसा बोर्ड या कॉर्पोरेशन जिसका काम है क्या चीज का? अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनाओ। तो ऐसा कोई इंडियन कंपनी या कोई अथॉरिटी या कोई बोर्ड या कॉर्पोरेशन, और ये अथॉरिटी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के बारे में क्या बोला? या एनी बोर्ड अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट, इनके बारे में क्या बोला? ये लोग ये सब टाइप का बिजनेस करे। सर, क्या टाइप का? डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब डेवलप कर रहा है या फिर ऑपरेट और मेंटेन कर रहा है, बना रहा है या बना नहीं रहा है लेकिन मेंटेन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, या फिर तीनों काम कर रहा है, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो या तो डेवलप कर रहा है या ऑपरेट एंड मेंटेन कर रहा है या तीनों कर रहा है। सिर्फ ऑपरेट कर रहा है तो मिलेगा क्या? सिर्फ ऑपरेटिंग कर रहा है तो नहीं मिलेगा, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग होना चाहिए। क्यों सर, ये क्या डिफरेंस हुआ? बेटा जी, रोड है, रोड, हम रोड पे टोल टैक्स का हमको काम मिला है। हाईवे पे होता है ना टोल टैक्स, न्यू ब्रिज पे जैसे टोल टैक्स है ना, न्यू ब्रिज पे टोल टैक्स, तो वो टोल टैक्स वगैरह हम ऑपरेट कर रहा है खाली, लेकिन ब्रिज को मेंटेन करने का काम मेरा नहीं है, तो मेरे को छूट नहीं मिलेगा। हम या तो बना रहे हैं या फिर ऑपरेट एंड मेंटेन दोनों कर रहा है या तीनों कर रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इतना देर से यही चले जा रहे हैं। ये देखो, रोड्स इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिज, रेल सिस्टम, हाईवे का कोई प्रोजेक्ट,
कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो हाईवे का पार्ट है, मतलब हाईवे के आसपास घर बनवा के देना, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सैनिटेशन एंड सीवरेजेस, नाली का साफ सफाई वगैरह, बाथरूम वगैरह बनवाना, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इंडिया में भी बहुत जन ऐसा बिजनेस कर रहा है बेटा कि कूड़ा उठवाता है और उस कूड़े को प्रोसेस करके कुछ उससे वेस्टेज से कुछ बना देता है ना। या फिर पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट, नेविगेशन चैनल, ये सब बना रहे हैं समुद्र में। मतलब सर बहुत हाईफाई बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये सब अगर कर रहा है, एसएससी हैज एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या ये सब करने का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके रखा है, कोई लोकल अथॉरिटी या स्टेटरी बॉडी के साथ एग्रीमेंट करके रखा है, मतलब इस टाइप का बिजनेस में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, तो गवर्नमेंट बोला हम आपको छूट देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बोला, वो बिजनेस चालू हुआ है, इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द फैसिलिटी आफ्टर 1/4/1995 एंड बिफोर 1/4/2017, ठीक। सर क्या छूट देंगे इनको, देखो गवर्नमेंट क्या बोला, जो लोग पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे, इनलैंड पोर्ट ये सब का काम कर रहा है, उनको प्रॉफिट का 100% ऑफ द प्रॉफिट का फर्स्ट 10 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार 15, जिस दिन बिजनेस चालू हुआ, जिस दिन ऑपरेट करना चालू हुआ, वहां से नेक्स्ट 15 ईयर में लगातार 10 साल वो छूट ले सकते हैं। सही है, क्या बोल गया, नेक्स्ट 15 ईयर में लगातार 10 साल, क्या समझा सकते हैं, तो समझा सकते हैं, नेक्स्ट 15 ईयर में लगातार 10 साल। जिस दिन से बिजनेस चालू हुआ बेटा, मान लो मेरा 2015 में बिजनेस चालू हुआ, तो हम ये क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हैं, तो 95 के बाद और 2017 के पहले, ठीक है। नेक्स्ट 15 साल, मतलब 2015 से 15 साल क्या होता है, 2030, हाँ तो 15 से 30 तक या 16 से 30 बोलो, 15 से बोलोगे तो 29 हो जाएगा, तो 15 से 16 से लेके 30 तक, 2016 से 2030 तक, अगले 15 साल में हम कोई भी लगातार 10 साल अपने प्रॉफिट का 100% छूट ले सकते हैं। सर ऐसा अटपटा क्यों दिया, सीधा 10 में 10 साल ही बोल देता, नहीं, क्योंकि कई एक बिजनेस, इन सब बिजनेस में बेटा स्टार्टिंग के 4-5-3-4 साल तक कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, खर्चा इतना ही होता है बनाने का, डेवलप करने का, कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स होते ही नहीं है, तो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो टैक्स किस बात का, और टैक्स ही नहीं होगा तो छूट किस बात का। तो गवर्नमेंट बोला अगले 15 साल में लगातार कोई 10 साल, अब तुम बोलो तो मेरा तो बिजनेस में 10 साल तक प्रॉफिट नहीं चालू हुआ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, फिर गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट बोला बिजनेस चालू हो, उसके नेक्स्ट 15 ईयर में कोई भी लगातार 10 साल, लगातार 10 साल बोला है, यानी सर मान लीजिए हम 2016 में बिजनेस चालू किए और 2020 से मेरा प्रॉफिट आना चालू हुआ, तो 2020 से 2030 ये 10 साल हम प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, पूरा पूरा छूट 100%। लेकिन सर इसमें से बीच में 2 साल फिर ऐसा आया जब मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो लॉस भूल जाओ, क्या कर सकते, लगातार 10, एक बार चालू कर दिए तो वहां से लगातार 10 साल, हाँ ब्रेक नहीं हो सकता। तो सर ये पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे ये सब का काम करे तो इनको ये, अगर कोई हाउसिंग का या फिर अदर कोई डेवलपिंग एक्टिविटी कर रहा है हाईवे पे, तो गवर्नमेंट बोला अभी उनको भी 100% छूट, 20 साल में 10 साल। और लास्ट बोला इनके अलावा कोई अदर फैसिलिटी का काम कर रहा है, मतलब हाउसिंग, हाईवे और पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे को छोड़ के, तो फिर उनको भी अगले 20 में से 10 साल 100% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो सर ये दो अलग अलग क्यों किया, दोनों तो बात एक ही किया, 20 में 10, 20 में 10। लेकिन यहाँ एक चीज गौर पढ़ो, यहाँ एक चीज गौर करके पढ़ो, यहाँ क्या बोला, 20 में 10 साल कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द अंडरटेकिंग बिगिन टू ऑपरेट सब्जेक्ट टू सर्टेन अदर कंडीशन, मतलब गवर्नमेंट सीधा सीधी छूट नहीं दिया, कुछ कंडीशन भी लगाया, किनके लिए, या हाउसिंग और हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन बाकियों के लिए जिनको 20 में 10 दे रहा है उनके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाया,
तो सर वो, हाँ देखो ऊपर ऊपर गौर पढ़ो, यहाँ पढ़ो, ये देखो रोड वाला एक टॉपिक था, हाईवे वाला प्रोजेक्ट चला गया कंडीशन नंबर 2 में, ये इनलैंड वाटरवे वाला चला गया कंडीशन नंबर 3 में या 1 में। तो अब बच गया क्या, ये इरिगेशन सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट रोड वाला, ये कंडीशन नंबर सी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर ए बच गया ना। तो इनको क्या बोलते, इनको अदर में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये अदर वाला में और हाईवे वाला में सर बात तो एक ही रखा, 20 में 10 20 में 10, लेकिन हाईवे वाला में सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन भी रखा, हाउसिंग और हाईवे HH, हाउसिंग और हाईवे HH, पानी में हवा में, पोर्ट एयरपोर्ट और बाकी अदर। लेकिन अदर वाला में कोई कंडीशन नहीं रखा ना, इसमें रखा। तो सर क्या कंडीशन रखा, द कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑफ अदर डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। क्या क्या कंडीशन रखा, प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग शैल बी कंप्यूटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वो लोग एक तरीका बताया, उसी तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। उन प्रॉफिट्स को हम लोग कोई स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए आगे काम लगाने के लिए। द रिजर्व शैल बी यूटिलाइज फॉर हाईवे प्रोजेक्ट, और वो रिजर्व भी हाईवे प्रोजेक्ट या उस हाईवे प्रोजेक्ट में यूज होगा, हाउसिंग में नहीं, सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट में यूज होगा, ठीक है। 3 साल के अंदर अंदर, वो भी जिस साल रिजर्व में पैसा डाले उससे 3 साल के अंदर अंदर। और आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा इन एक्टिविटीज का। तो ये कंडीशन लगा दिया। पहला बात क्या कंडीशन लगाया कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वो लोग एक मैनर बताया, उसी वे में प्रॉफिट कैलकुलेट करो। दूसरा बात, उस प्रॉफिट को रिजर्व में डाल दो, स्पेशल रिजर्व में, और उस रिजर्व का पैसा हाईवे प्रोजेक्ट पे खर्चा होना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर। जिस साल ट्रांसफर किए हैं रिजर्व में उसके 3 साल के अंदर अंदर, सिर्फ प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर, और इसके सेपरेट अकाउंट में मेंटेन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा दी। अब देखो यहाँ पे बोला ना क्या कंडीशन से, क्या वो बोला ना प्रॉफिट हमारे हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, हम जैसा बताएंगे। सर वो क्या तरीका बताया प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, जो यहाँ पे बता दिया, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिट फॉर हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज व्हिच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट इन अ केस वेयर द एनुअल प्रॉफिट कैन बी अराइव्ड एट अकॉर्डिंग विद द रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड, द प्रॉफिट काउंटेड टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। In any other case, the profit on the basis of percentage of completion of such activity during the previous year। देखो क्या बोल रहा है, अगर एनुअल प्रॉफिट नॉर्मल जो अकाउंटिंग रूल है उससे कैलकुलेट हो सकता है तो वो फॉलो कर लो, लेकिन अगर नॉर्मल अकाउंटिंग रूल से फॉलो नहीं हो सकता, देन जितना काम कंप्लीट हुआ उसका सर्टेन परसेंटेज को प्रॉफिट मान लोगे। याद करो जब कॉस्टिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बढ़ते थे ना, वहां पे याद है वो 1/3 निकालते थे, नेशनल प्रॉफिट का पीएल में ट्रांसफर करते थे। पहले जानना है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या था, सर एक प्रोजेक्ट में 5 साल लग जाएगा तो हर साल प्रॉफिट कैसे बुक करें, क्योंकि एज्यूम्ड प्रॉफिट है, नेशनल प्रॉफिट। तो बोला जाता था अगर उसका इतना परसेंट काम कंप्लीट है तो 1/3 ट्रांसफर करो, इतना परसेंट काम में 2/3 करो, फिर एक फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट करके थोड़ा रिजर्व में और बाकी को पीएल मानते थे। तो यहाँ पे बोला वो वाला तरीका भी फॉलो हो सकता है, तो वही वाला तरीका बोला गया। सर अगर हम रिजर्व को जिस पर्पज, रिजर्व हमको क्या पर्पज के लिए यूज करना, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अगले 3 प्रीवियस ईयर में। सर अगर आप नहीं किए तो उसको टैक्सेबल मान लेंगे। फिर तुमको तो बेटा टैक्स में छूट दिया ना, तब उसको टैक्सेबल करो। फिर ऑब्वियस सा बात है, तुम गवर्नमेंट का कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो गवर्नमेंट तुमको छूट देगा क्या आगे से, उल्टा उस पैसे में भी टैक्स लगा देगा जो पिछले साल छूट ले लिए थे, ठीक है। हाँ सर अब अगले, तो यहाँ पे हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे सर, 80 आईए में क्या पढ़ रहे थे सर, 3 टॉपिक पढ़ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क और पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिए पूरा। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल पार्क या स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
तो सर बोलो क्या चीज में बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए? वही सेम लैंग्वेज लिखा देखो बेटा, डेवलपिंग और डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, या खाली ऑपरेटिंग भी दिया। देखो अब यहाँ पर हम ऑपरेट भी कर रहे हैं केवल इंडस्ट्रियल पार्क, तो भी हमको छूट मिल जाएगा। देखो हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाया, हम इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन दोनों किया, या फिर सिर्फ ऑपरेट किया तो भी छूट मिल जाएगा। लेकिन वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बेटा? हम बोले ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरिया को बैकवर्ड एरिया मान के डिक्लेयर कर देता है कि वहां जो बिजनेस खोलेगा हम उसको छूट देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है वो एरिया डेवलप हो, और गवर्नमेंट खुद सब जगह पैसा लगा नहीं सकता एरिया को डेवलप करने के लिए। मान लो जैसे एग्जांपल दे दो उड़ीसा का या बिहार का या यूपी का या राजस्थान का कोई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ बिल्कुल ही पुअर या बहुत ही गरीबी है, बहुत ही बैकवर्डनेस है, तो गवर्नमेंट चाहता है ना कि वहाँ के लोगों को काम धंधा मिले, वहाँ भी कुछ इंडस्ट्री आ जाए तो एरिया का प्रोग्रेस हो जाए, लोगों को काम धंधा मिल जाए, वहाँ इंडस्ट्री आएगा तो रोड वोड बन जाएगा, थोड़ा लाइट वाइट बन जाएगा ठीक से, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाएगा, कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो जहाँ बड़ा इंडस्ट्री घुसेगा बेटा वहाँ उसके पीछे पीछे छोटे बिजनेसमैन भी बहुत सारे घुसेंगे, और छोटे बिजनेस देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट्री बनता है तो आगे हमको जियो भी बोलेगा हम आपको इंटरनेट का टावर भी देने को तैयार हैं। ऐसे जियो मान लो इस एरिया में आके इंटरनेट का टावर नहीं लगा रहा था, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री खुला तो जियो को लिख रहा है अरे इतना सारा लोग हमारा यूज करेगा सिस्टम को तो हमारा बहुत कमाई होगा, इस इंडस्ट्री में तो हजारों लोग नौकरी करेंगे, तो सबको हमारा ही टावर यूज करेंगे फिर, क्योंकि वहाँ पे जियो का कनेक्शन बेटर होगा अगर टावर लग गया तो जियो बोलेगा हम टावर लगा देते चलो यहाँ पे अलग से आपके लिए, तो उस एरिया के लोगों को तो इंटरनेट मिलने लगा। वो टावर से खाली मेरा इंडस्ट्री का इंटरनेट थोड़ी चलेगा, टावर से तो सभी का चलेगा जो जो कनेक्शन लेगा। हाँ, तो गवर्नमेंट को बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट ऐसा स्कीम देता है, क्योंकि गवर्नमेंट उन एरिया को डेवलप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देगा। लेकिन एक बात है वो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए वो एरिया। तुम कोई भी पुअर एरिया में खोल दोगे और बोलोगे हमको टैक्स में छूट दे दो 80 आईए में, गवर्नमेंट बोलेगा रुको रुको रुको, हम थोड़ी ना बोले तो ये बैकवर्ड एरिया है, गवर्नमेंट के डेफिनेशन से वो बैकवर्ड एरिया होना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर करता है, नोटिफाई करता है, नोटिस में निकालता है इस बात को। वहां पे अगर तुम बिजनेस कमेंस करते हो, कोई डेवलप या डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिव पार्क जोन, अगर तुम ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो इंडस्ट्रियल पार्क अगर बनाते हो तो कब से कब के बीच में, 97 से 2011 के बीच में बनाओ, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो 2001 से 2006 के बीच में बनाओ, ठीक है। कितना छूट मिलेगा सर? 100% ऑफ प्रॉफिट डेराइव, वही 15 साल में 10 साल, ठीक है। लेकिन एक मजेदार बात रखा, 2005 में 80 आईएबी भी आ गया था, तो जब 80 आईएबी का छूट लोगे तो फिर 80 आईए का छूट नहीं मिलेगा। अरे ऑब्वियस बात है सर, एक ही सेक्शन में छूट मिल सकता है, सब सेक्शन में थोड़ी छूट क्लेम कर लेंगे। और वैसे भी बेटा जब 100% प्रॉफिट छूट ले ही लिए तो दोबारा और क्या चीज का छूट लोगे, बचा गया। तो ये खत्म, तुम्हारा दूसरा हेड भी खत्म, 3 हेड पढ़ रहे हैं 80 आईए में। पहला क्या पढ़े थे? हाँ बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पूरा पार्ट। दूसरा में पढ़े ये एसईजेड और इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क, दोनों खत्म। अभी कुछ बोलने जा रहे थे पहले अश्मिता। अच्छा ठीक है, और अब आ गया तीसरा, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर का मतलब ही होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से उसका तुम जनरेशन करते हो, मतलब तुम इलेक्ट्रिसिटी वहां पूरा वो होता है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा के इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर से खाली ट्रांसमिशन होता है, बनने के लिए पूरा प्लांट लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तुम्हारे घरों तक कैसे पहुंच रहा है लाइट। तो इनका अगर तुम काम करते हो तो गवर्नमेंट बोला तुमको भी छूट देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है हर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो ताकि वहां भी लोगों को लाइट मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो नया नया इंडस्ट्रीज भी खुलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगता है मशीन चलाने के लिए। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो बहुत कुछ डेवलप होगा। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द नेसेसरी आइटम्स की तरह। तो यहाँ पे क्या बोला, सच अंडरटेकिंग सेटअप इन इंडिया फॉर द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो या तो खाली जनरेशन, लेकिन खाली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला बेटा,
मतलब सिर्फ तुम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करता है तो भी तुमको छूट मिल जाएगा, या तुम बनाते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो तो भी तुमको छूट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो छूट सर मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, वही टाइम पीरियड भी लिखा सर, पावर के खाली जनरेशन का काम कर रहे हो तो 93 से 2017 के बीच में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो 99 से लेकर 2017 के बीच में, और सब्सटेंशियल रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तुम्हारा काम है नया, ये पुराना जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बहुत सालों से आ रहा है ना बेटा, तो उनका जो वो इनका जो वो ट्रांसमिशन का ट्रांसफार्मर होता है, जनरेशन का जो प्लांट होता है वो बहुत पुराना टाइप का भी हो सकता है, मशीन वगैरह सब ओल्ड टेक्नोलॉजी का हो सकता है। तो उसका अगर तुम्हारा काम है रिनोवेट या मॉडर्नाइज करना तो वो 2004 से 2017 के बीच में, या रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इंक्रीज इन द प्लांट एंड मशीनरी, और मशीन लगा रहे हो एटलीस्ट 50% का बुक वैल्यू से इंक्रीज हुआ, ठीक है सर। इसमें बहुत कुछ याद रखने को हो रहा है, डेट्स करना पड़ेगा, चारा नहीं है, चारा नहीं है, चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन कम आता है, ये अच्छा बात है, तो इतना डीप आने का स्कोप कम, ठीक है। हाउएवर दिस कंडीशन नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, आहा एक्सेप्शंस दिया बेटा, कब कब छूट नहीं मिलेगा। तुम्हारा काम है रिकंस्ट्रक्शन, स्प्लिटिंग या रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखो गवर्नमेंट का भी तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, है कि नहीं, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कि नहीं, है ना। ये क्या बोलते हैं, CESC तो बेटा गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है वो, गोइंकास का है वो। ये वेस्ट बंगाल जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, WBSC, हाँ उनको ये छूट नहीं मिल रहा, ऑब्वियस बात है। इनका अगर काम, उनका तुम रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप करके नया कंपनी बना, उनको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। द बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैरिड इन इंडिया इट डिसकंटिन्यूड इन एनी प्रीवियस ईयर, तुम बिजनेस बंद कर दियो तब तुमको छूट नहीं मिलेगा। बाय रीजन ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट, ठीक है। डैमेज हो गया था फ्लड, रायट या सिविल डिस्ट्रीब्यूशन से, एक मिनट, हाँ ये सब चीज से डैमेज हुआ, एक्सीडेंटल, रायट, एनिमी एक्शन, कोई तुम्हारा बॉर्डर एरिया के पास तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का था, पाकिस्तान का तो मिसाइल आया, धूम उड़ा दिया। तो सच बिजनेस अगर री एस्टेब्लिश कर लेते हो 3 साल के अंदर तब तो छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बिजनेस को 3 साल के अंदर वापस ठीक कर लेते हो तब तो छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ एक कंडीशन यहाँ पे क्या रखा है, देखो क्या क्या कंडीशन रखा है यहाँ पे इसके लिए, देखो एक तरीके से यहाँ पे नंबर 1 पे आओ। पहला बात मतलब क्या चीज का बिजनेस कर रहे हो, से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा नंबर बात क्या बोला, बिजनेस कब चालू हुआ उसका कंडीशन पढ़े। तीसरा नंबर पॉइंट में पढ़े नया बिजनेस होना चाहिए, स्प्लिट अप करके बनाओ तब नहीं, ठीक है। और चौथा बिजनेस क्या है, चौथा बात क्या बोला, तुम नया प्लांट एंड मशीनरी लाए हो, पुराना नहीं, ठीक है। तुम्हारा एक देखो हम बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, तुम WBSC हो, वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी का बंटवारा हुआ, और तुम एक बंटवारा के बाद तुम उसके शेयर होल्डर थे, या तुम भी उसके पार्ट ऑफ ओनर थे। बंटवारा के बाद तुम नया बिजनेस चालू किया उसी एसेट्स को, बंटवारा में तुमको एसेट मिलेगा ना, तो तुम नया बिजनेस चालू किए,
तुमको एसेट्स मिला, तुम्हारे लिए तो फिर वो नया एसेट हो गया ना एक तरीके से, नया बिजनेस में। गवर्नमेंट बोला ना, अगर ये स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन से बन रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो फिर हम उसको नया मशीन नहीं मानेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाला बात पे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोला हम उसको नया बिजनेस नहीं मानेंगे। फोन बज रहा है किसी का, सुनो मेरा बात दोबारा ध्यान से, अच्छा से सुनना। गवर्नमेंट बोला हम नया बिजनेस नहीं मानेंगे उसको अगर वो स्प्लिट अप होके हो रहा है। मेरा एक गलती हो गया पढ़ाने में, दोबारा पढ़ना पड़ेगा सेक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिया हम पूरा का पूरे। मेरा बात दोबारा सुनना, यहाँ पे अपने पढ़ क्या रहे हैं, ये वाला पार्ट दोबारा पढ़ रहे हैं अपने एक बार, ये पावर जनरेशन वाला। कंडीशन नंबर 1 क्या है, तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो इन इंडिया में। कंडीशन नंबर 2 क्या रखा, कब वो बिजनेस चालू हुआ उसका कंडीशन, ये सेम है। थर्ड नंबर कंडीशन क्या रखा, नया बिजनेस होना चाहिए, यानी वो स्प्लिट अप होके नहीं बनना चाहिए, किसी बिजनेस से बंटवारा होके नहीं बनना चाहिए। लेकिन उसका एक्सेप्शन रखा, अगर वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से स्प्लिट अप होके बन रहा है तो उसको नया ही बिजनेस मानेंगे। मेरा बात अच्छे से सुनना, नॉर्मल एक इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, अगर उससे बंटवारा करेंगे, तुम सीएससी में तुम भी पार्टनर हो, गोइंका भी पार्टनर है, बिजनेस का बंटवारा हुआ तुम्हारे और गोइंका के बीच में, सीएससी गोइंका का रह गया और तुम एक नया कंपनी बना ली, तो उसको नया बिजनेस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्प्लिट अप होकर नया कंपनी बना है तो उसको नया कंपनी मान लेंगे। क्योंकि देखो ये नंबर 3 का एक्सेप्शन है, यहाँ लिखा है कि फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप, तो उसको नया बिजनेस नहीं मानेंगे। लेकिन उसका एक्सेप्शन में क्या रखा कि अगर वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्प्लिट अप होकर बन रहा है तो उसको नया कंपनी मानेंगे। ठीक है, अगर इन रीजन से कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया था और 3 साल के अंदर अंदर चालू कर लिए तो उसको नया बिजनेस मानेंगे। ये एक्सेप्शंस के पॉइंट है ना, तो उसको नया बिजनेस मानेंगे। वैसे नया मशीन पे छूट मिलेगा तो नया मशीन किसको मानेंगे, नया मशीन जनरली किसको बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर में परचेज किया गया। लेकिन अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्प्लिट अप होकर नया मशीन आ रहा है, ठीक है, तो उसको नया मशीन मान लेंगे। हालांकि वो पुराना ही है, देखो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बंटवारा हुआ और हमको एसेट मिल गया जिससे हम आगे काम करेंगे, तो वो तो हिसाब से देखा जाए तो पुराना ही एसेट है। लेकिन गवर्नमेंट वाला नहीं, उसको मानेंगे। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस का स्प्लिट अप होकर तुमको एसेट मिला तो उसको नया एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरी को नया एसेट मान सकते हैं अगर वो फॉरेन से इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हो, मतलब फॉरेन इंपोर्टेड चलेगा और तुम पहली बार उस एसेट को नहीं। एक बात और हो सकता है ना, इस पे आ रहे एक पॉइंट पे, यहाँ पे 2 बात पहले सुन लो। तुम फॉरेन से एसेट इंपोर्ट किया और तुम इंडिया में पहली बार यूज कर रहे हो उसको, और तुम उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे अभी, पुराना। सर इंपोर्ट करके लाया, पुराना काम हुआ तो नया ही एसेट हो गया। बेटा जी हो सकता है ना फॉरेन में वो पहले कोई यूज कर रहा था, फॉरेन का कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो अपना कुछ एक एसेट्स को बेच रहा है, तुमको लगा इंडिया के लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी होगा हम ले आए, तो नया एसेट का तो बहुत दाम है, पुराना एसेट थोड़ा सस्ता में मिल रहा है फॉरेन से, तो तुम ले आए। तो हिसाब से तो ये ओल्ड एसेट हो गया ना, नया एसेट तो हुआ नहीं, बेसिक लॉजिक से। हाँ, लेकिन फॉरेन से लाए तो इंडिया से खरीद के अगर सेकेंड हैंड मशीन यूज करते उसको नहीं मानता, उसको छूट नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुमको कंडीशन ध्यान में। क्या बोले, सुनो मेरा बात वापस, हम क्या बोला, हम बोला तुम एक सेकेंड हैंड मशीन इंडिया से खरीद के लाए, उसका छूट या नहीं मिलेगा क्योंकि उसको नया प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे। लेकिन यही एक सेकेंड हैंड मशीन तुम फॉरेन से खरीद के लाए हो, इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, तुम इंडिया में उसको पहली बार यूज कर रहे हो, भले वो सेकेंड हैंड है लेकिन तुम पहली बार यूज कर रहे हो इंडिया में उसको,
को, फिर तुमको उसको नया एसेट मान के छूट दे देंगे। ठीक है, और वो नया एसेट का वैल्यू 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारे एग्जिस्टिंग जो एसेट है उनके वैल्यू से। तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 करोड़ का मशीन है, अब ये 20 करोड़ का मशीन ला रहे हो, 20 करोड़ तक चलेगा, 20 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू है, तुम उसको यहाँ पे छूट नहीं लेने दी। बोलो। डेप्रिसिएशन ये बेटा, अगर वो सेकेंड हैंड एसेट है पुराना, तो हो सकता है ना उसका वहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया था वो, अब हम क्लेम करना चाह रहे हैं, तब हमको छूट नहीं देगा गवर्नमेंट। मतलब हम एकदम नया एसेट की तरह माने, पहली बार इंडिया में यूज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि उसका कोई डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं। अब ठीक है, कितना छूट मिलेगा सर? 100%, 15 साल में 10 साल तक। ठीक है, ये कंडीशन हो गया कंप्लीट। ये वाला पार्ट में कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट का खाली हेडिंग याद रख लो, बाकी कुछ याद रखना दरकार नहीं है। यहाँ बोला अंडरटेकिंग सेटअप और रिकंस्ट्रक्शन रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन यूनिट। कोई पावर जनरेशन यूनिट था जो बर्बाद होकर बंद होने जा रहा था, तुम एक बिजनेस चालू किए, बोले हमको दे दो, हम इसको रिवाइव करेंगे, हम इसको जिंदा करेंगे वापस। मेरा एक पावर जनरेशन बिजनेस है, हम CESC है, मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है, हम बंद करने जा रहे हैं, तुम हमको बोले हमको दे दो, हम इसको वापस जिंदा करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हम इस बिजनेस को। गवर्नमेंट बोला तुमको भी छूट देंगे 100% ऑफ द प्रॉफिट 15 साल में 10 साल में। ठीक है, इसका डेट वेट इतना मत याद करो, इतना याद रहेगा भी नहीं, फायदा नहीं। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 80IE में छूट लेने का। 80IE खत्म हो रहा है 2 मिनट में। तुमको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट के अंदर। कंपनी के लिए ड्यू डेट क्या होता है? 30 सितंबर, अभी हो गया 31 अक्टूबर। रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है ना कंपनी के लिए 31 अक्टूबर। उस डेट के अंदर तुम रिटर्न फाइल किया तभी तुमको ये छूट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तुमको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का 10 CCB का एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, ये सारे कैलकुलेशंस का। ठीक है, इतना ही काम का बात है, बाकी कंडीशन याद रख नहीं पाओगे, फायदा नहीं। डबल डिडक्शन अलाउड नहीं, ये भी नॉर्मल बात था। ठीक है, अब आ जाओ 80IAB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंगेज इन डेवलपिंग ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये अलग से छूट दिया खाली, हम बोले थे ना 80IAB आने के बाद 80IA का छूट बंद हो गया। हाँ, तो वही है, 80IAB भी क्या चीज के लिए है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पहले ये कब से एप्लीकेबल हुआ सर? 1/4/2005 के बाद से 1/4/2017 तक। तो एक पहले वाला 80IA कब से एप्लीकेबल था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में? ये रहा, नहीं ये तो पावर वाला, तो ये रहा 97, नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन था 2001 से 2006। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेटा इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब से है? 1/4/2001 से 2006। और ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 2005 से। तो ये आने के बाद पुराना वाला छूट बंद हो गया। तो हमारा बिजनेस 1/4/2005 से चालू हो और लेट से लेट 1/4/2017। क्वांटम कितना भाई सर? 15 साल में 10 साल लगातार 100% छूट। तो खाली एक ही जगह 20 साल वाला बात है, 20 में 10, बाकी सब जगह 15 में 10, 15 में 10, 15 में 10 ही है। मम्मी वो पिला के ले जाओ एक बार, थोड़ी बहुत। ठीक है, क्या बोलो? वापस बोलो, वापस बोलो। नहीं, उसको नहीं मिलेगा छूट। ठीक है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे अदर पॉइंट कुछ काम करे क्या? वेदर द डेवलपर ट्रांसफर द ऑपरेशन मैनेजमेंट। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? तुम पहले से SEZ का काम कर रहे थे, अब तुम मेरे को बिजनेस ट्रांसफर किया तो हम भी छूट ले पाएगा, नॉर्मल बात है। 80IA में छूट नहीं मिलेगा इस एक्ट के आने के बाद से। इस सेक्शन में छूट लोगे तो कोई और सेक्शन में नहीं ले पाओगे, ये भी नॉर्मल ज्ञान बात था। टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा,
ये हर जगह कॉमन बात है बेटा। तुम लेट रिटर्न फाइल करोगे तो ये छूट भूल जाओ, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट लगेगा, वो तो ऑब्वियस बात है। असेसिंग ऑफिसर को पावर है सब कुछ चेक करने का, इसके अलावा कोई काम का बात नहीं है। तो 80 IAB भी खत्म। अब आ गया 80 IAC। ये अमेंडेड हुआ, मतलब पहले कुछ और रूल था, अब चेंज हुआ है कुछ इसमें, मतलब ये काम का सेक्शन है एग्जाम ओरिएंटेड। क्या बोला? बोले एनी एलिजिबल स्टार्टअप को ये छूट मिलेगा। एलिजिबल स्टार्टअप मतलब कंपनी हो या LLP हो, दोनों को मिलेगा, जो फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करेगा। कब बनाओ? 1/4/2016 के बाद से लेके 1/4/2023 के बीच में। मतलब अब कोई चालू करेगा तो छूट मिलेगा क्या? ये नहीं, 1/4/2023 तो निकल गया बेटा। हाँ, तो 2016 से लेके 2023 के बीच में ये चालू हुआ। स्टार्टअप बिजनेस अभी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रहा है ना। स्टार्टअप बिजनेस हो गया जब तुम कोई नया इनोवेटिव आइडिया का कोई नया टाइप का बिजनेस लेके आओ। गवर्नमेंट बोला छूट किसको मिलेगा? जिनका टोटल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, उन्हीं को छूट मिलेगा। सर टर्नओवर एक नया बिजनेस का 100 करोड़ होगा भी कहां से? लेकिन क्यों, अंबानी लोग चालू करे तो उनका तो हो ही सकता है। वो लोग तो स्केल ही वही रखेगा बिजनेस का, मतलब उनको ये छूट नहीं मिलेगा। हाँ, इनको ये छूट नहीं मिलेगा। It hold a certificate of eligible business from the notified interministerial board और certification। स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हें, तभी छूट मिलेगा। देखो क्या बोला, स्टार्टअप किसको बोलते हैं? एंगेज इन इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। तुम कोई इनोवेटिव काम कर रहे हो या पुराने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हो, और हाई पोटेंशियल है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वेल्थ जनरेशन का। गवर्नमेंट ये चेक करके सर्टिफिकेट देते हैं। तो अगर उस एलिजिबल बिजनेस में तुम्हारा भी नाम है, तुम जो बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट तुमको छूट देगा। नया बिजनेस होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पुराना कोई बिजनेस था जो डैमेज हो गया था, फ्लड, टाइफोन, रायट, एक्सीडेंटल, एनिमी एक्शन से, वो तुम दोबारा चालू करो, उसको नया ही मानेंगे। लेकिन वो 3 साल में दोबारा चालू हो जाना चाहिए, तभी नया मानेंगे। नया प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा करने, सेम कंडीशन जो ऊपर पड़े थे। इंपोर्टेड हो रहा है इंडिया में, इंपोर्टेड हो इंडिया में, पहले डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया गया है, और पहली बार तुम इंडिया में यूज कर रहे हो, और 20% से तुम्हारे टोटल प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है उसके 20% से ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर कितना छूट देंगे भाई? 100%। लेकिन याद देखो, 10 साल का लगातार 3 ही साल बस, पहला 3 ही साल प्रॉफिट पे छूट है। मतलब 10 साल बिजनेस चालू किए, मान लो तुम्हारा 5 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, छठा साल में पहली बार प्रॉफिट हुआ, तो छठा, सातवां और आठवां, ये 3 साल में जो भी प्रॉफिट हो छूट ले लेना। बात समझ में आया मेरा? 10 साल बोला है ना, तो भूल जाओ, नहीं मिलेगा छूट से। कंजिक्यूटिव बोला है बेटा, कंजिक्यूटिव। यहाँ भी वही सब पॉइंट है कि तुम है ना कोई और सेक्शन में छूट नहीं ले रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, टाइमली रिटर्न फाइल होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर को पावर है प्रॉफिट कंप्यूट करने का, मतलब वो रिकम्प्यूट करके देख सकता है उतने प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, कोई और सेक्शन में क्लेम नहीं की हो, यही सब ज्ञान दिया। डिडक्शन आगे नया 80 IB, 80 IB तो पढ़े थे ऊपर, IAC था, सॉरी IAC था, IAB IAC था, अब 80 IB। हाँ, अब आ जाओ IB। IB क्या बोलता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को तो 80 IAB में छूट मिल गया ना। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के कोई और टाइप का इंडस्ट्री बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के, जैसे तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के क्या बिजनेस बोला, तो बोला कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जैसे मिनरल ऑयल का काम,
तुम फ्रूट एंड वेजिटेबल को पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्रिजर्व करने का काम करते हो। तुम मीट बिजनेस को हैंडल करने का, स्टोरेज करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, फूड ग्रेन बिजनेस को ट्रांसपोर्ट करने का, ये सब का काम कर रहे हो। मतलब तुम्हारा कोई बात समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे मिनरल ऑयल और जनरली ये फ्रूट, वेजिटेबल और मीट के काम का बात करें तो इनका अगर तुम काम करते हो कहां पर? अब यहाँ पे 80 IB2 क्या बोला देखो, 80 आई है खत्म, IB खत्म, सॉरी IB, हाँ तो बस इतना ही है। कितना साल छूट मिलेगा वो नहीं लिखा, कहाँ मिला? अच्छा, इसको पहले बोला ये सब का काम करते हो, अब अलग अलग सेक्शन में तोड़ा है इसको। 80 IB2 में बोला ये सब का काम तुम करते हो कहाँ पे? बैकवर्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां अगर काम करते हो तो छूट मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे, अच्छा एक चीज आपने एक और मिस आउट किए, यहाँ पे अपने मिनरल ऑयल और वेजिटेबल तो पढ़े, एक पहला वर्ड पूछना भूल गए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 3 चीज में छूट बोल रहे हैं 80 IB में। पहला क्या बोल रहा है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। दूसरा बोल रहा है मिनरल ऑयल। और अच्छा, कौन सा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग? अदर देन इंफ्रा। अदर देन इंफ्रा, अगर तुम कोई इंडस्ट्री बिठा रहे हो, हाँ, अरे बाबा ऊपर तो पहले लिख दिया, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। तो 80 IB में इंफ्रा तो हट ही गया। अरे इंफ्रा तो 80 IE में मिल गया ना, दोबारा क्यों लोगे? तो अब अगर अदर देन इंफ्रा तुम कोई इंडस्ट्री सेट कर रहे हो, या मिनरल ऑयल का काम कर रहे हो, या फिर ये फ्रूट वेजिटेबल का काम कर रहे हो, या मीट का काम कर रहे हो, तो तुमको मिलेगा। पहला एक पकड़ा इसमें 80 IB2। पहले बोला वो इंडस्ट्रियल के बारे में, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में पहले बात किया, फिर बात करेगा मिनरल के बारे में, फिर बात करेगा वेजिटेबल और मीट वाले के बारे में। तो पहले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहाँ लगा रहे हो तुम? बैकवर्ड स्टेट बीइंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये नया सेक्शन लाया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि इंडिया उसको वो वहां पे हटा दिया ना 370। अब गवर्नमेंट चाहता है वहां पे लोग जाके बिजनेस सेटअप करे, क्योंकि अब तो अलाउ हो गया, तो गवर्नमेंट चाह रहा है वहां जाके फैक्ट्री बने, वहां जाके इंडस्ट्री खुले। तो लेकिन तुमको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इट मस्ट बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आर्टिकल। कोई सामान बनाने का काम करते हो और वो सामान का एक लिस्ट दिया हुआ गवर्नमेंट का, उन पर्टिकुलर सामानों में से कोई सामान, ठीक है। मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो तुम वहां जाके, जैसे अगर वहां जाके, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग का तुम काम कर रहे हो वो डैम, ब्रिज, रोड ये सब नहीं होना चाहिए। सर वो कैसे होगा, वो तो ऊपर वाला सेक्शन में चला गया, तो ये बात बोलने को नहीं था, ऐसे भी समझ में आता। लेकिन वो लोकेशन कहाँ होना चाहिए? जम्मू एंड कश्मीर। सर वो तो आप बोली थी 80 IB2 जब बोले, ये एप्लीकेबल ही कहाँ है खाली? तो सर अभी तक इतना ही काम का बात याद रखने को रहा कि हम जम्मू एंड कश्मीर में जाके कोई इंडस्ट्री सेट करते हैं, अदर देन इंफ्रा कोई आर्टिकल बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, और वो सामान गवर्नमेंट के लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। देखो यहाँ बोला है स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ 11 शेड्यूल, या फिर पार्ट C ऑफ द 13 शेड्यूल। सर वो याद नहीं करना, नहीं बिल्कुल याद नहीं करना, इसका इतना जान लो, तुम कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हो कहाँ, हाँ, तो वहां पे अगर तुमको वैसा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बना रहे हो अदर देन इंफ्रा, तो तुमको छूट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बोला भी है फॉलोइंग आइटम भी है, ये देखो 13 शेड्यूल का आइटम भी बता दिया। क्या बोल रहे हो? सिगरेट, सिगार, टोबैको, इनका इंडस्ट्री लगाते हो। हाँ, क्योंकि वहां पे बेटा ये सब का पत्ता उत्ता बहुत उगता है, टोबैको का ये सब का जो पत्ता उत्ता होता है ना। ओ नहीं नहीं, यहाँ बोला इंडस्ट्रियल शैल नॉट मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल मेंशन इन द 11 शेड्यूल। ऊपर क्या बोला था, एक पूरा लाइन पढ़ने, अदर देन, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है।
11 शेड्यूल और 13 शेड्यूल में गवर्नमेंट कुछ लिस्ट दे दिया जिनको नहीं बनाना है, उनके अलावा कुछ बनाते हो तो ठीक है। ठीक है, हाँ ये 13 शेड्यूल में बताया हुआ है, तो इनको नहीं बनाना है। तुम कोई भी टाइप का अरेस्टेड ब्रांडेड बिवरेज, मतलब वही दारू वारू बनाते हो या सिगरेट सिगरेट टोबैको बनाते हो तो नहीं चलेगा, इन सब का छूट नहीं देंगे वहां। ठीक है, तो वो लिस्ट है, तुमको वो लिस्ट याद नहीं करना, तुम छोड़ दो। नया बिजनेस सेटअप होना चाहिए, नया प्लांट एंड मशीनरी, वही पुराना बात की जो पढ़े थे। हाँ, अब आता है काम का बात, इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ वर्कर। वो जो इंडस्ट्री तुम खोल रहे हो ना वहां पे, उसमें अगर तुम विदाउट पावर, विद पावर काम करते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा मशीन चलता है, तो मिनिमम तुम्हारे यहाँ 10 वर्कर होना चाहिए। और अगर तुम विदाउट पावर काम करते हो तो मिनिमम 20 वर्कर होना चाहिए, तभी ये छूट मिलेगी। ठीक है, कितने कब से 93 से लेकर 2012 के बीच में अगर वो बिजनेस सेटअप हुआ, कितना छूट मिलेगा? अगर तुम कंपनी हो तो पहला 5 साल तक 100% और नेक्स्ट 5 साल तक 30% ऑफ द टैक्स। अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो पहला 5 साल तक 100%, फिर नेक्स्ट 7 साल तक 25%। और अगर तुम कोई अदर पर्सन हो, इनको छोड़ के, कोऑपरेटिव या कंपनी को छोड़ के, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, तो पहला 5 साल तक 100%, नेक्स्ट 5 साल तक 25% छूट। ये वाला बात खाली याद रखने को, इस पूरा पार्ट में अब तक याद रखने को यही आया है कि जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस सेट करें 93 से 2012 के बीच में, और 11 शेड्यूल और 13 शेड्यूल में जो आइटम है उनको छोड़ के, तो अगर तुम कंपनी हो तो पहला 5 साल पूरा टैक्स माफ, नेक्स्ट 5 साल 30% टैक्स माफ। अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पहला 5 साल पूरा टैक्स माफ, नेक्स्ट 7 साल 25% माफ। और तुम अगर उनको छोड़ के कुछ और तो पहला 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 साल 25%। ठीक है, अब आ जाओ मिनरल ऑयल पे। यहाँ भी क्या बोला, नेचर ऑफ बिजनेस विल बी एंगेज इन द प्रोडक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल। या तो बना रहे हो या रिफाइन करते हो, कोई भी इंडिया का कोई भी पार्ट में, मतलब वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए था। ठीक है, तो तुम अगर मिनरल प्रोड्यूस करते हो तो 97 से 2017 के बीच में, मिनरल को रिफाइन कर रहे हो तो 98 से 2012 के बीच में, और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस करते हो तो फिर 2009 से लेकर 2017 के बीच में। सर ये कैसे याद रहेगा? ट्राई करो जितना याद रहे, पूरा रटने का कुछ नहीं कर सकते। कितना छूट मिलेगा? 100%, पहला 7 साल तक। ये बीच में बताया तुमको नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, रीड कर लेना। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं बेटा? ये जो तुम्हारा सिलेंडर में लगता है, जो कोयला से गैस प्रोड्यूस होता है, ये पेट्रोलियम से गैस प्रोड्यूस होता है, वो सबको, वो याद करने का दरकार नहीं। इस पार्ट में मेरे को जो लगता है ना, डेट्स याद नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये जो है ना कितना साल में कितना छूट, ये याद करना पड़ेगा। तो एक जगह लिस्ट बना के याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, 80 IB का लास्ट पार्ट, तुम अगर प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन या पैकिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर रहे हो, या मीट, या कोई हैंडलिंग ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन, तो फ्रूट, वेजिटेबल, मीट और फूड ग्रेन्स, मतलब चावल, गेहूं, ये सब अनाज, इनका काम करते हो। तुम्हारा मतलब क्या काम है? अब यहाँ पे डिटेल में ब्रेकअप बोला, बिजनेस का तो प्रोसेसिंग का, प्रिजर्वेशन का या पैकिंग का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वही प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन या पैकिंग ऑफ मीट या मीट प्रोडक्ट का। मीट में सब कुछ आ गया, पोल्ट्री, मैराइन, मतलब वो मछली, अंडा वंडा सब। या फिर तुम्हारा काम है हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन। यहाँ पर भी डेट दी है। अगर तुम ये पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट कर रहे हो तो 1/4/2009 के ऑन और आफ्टर 1/4/2009 बिजनेस चालू हो, और अदर कोई आइटम है तो 1/4/2001 के बाद। छूट कितना मिलेगा? क्या बोल रहे हो? हाँ, या एंडिंग डेट नहीं दिया, मतलब कोई अभी भी चालू करे तो ये छूट मिलेगा? हाँ मिलेगा। पहला 5 साल तक 100%, और नेक्स्ट 5 ईयर में
अगर तुम कंपनी हो तो 30% और अदर देन कोई कंपनी हो तो 25%। यहाँ भी वही बात, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होना चाहिए, टाइमली ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर को रिकम्प्यूट करने का हक है, प्रॉफिट वापस चेक कर सकते हैं, डबल डिडक्शन नहीं ले सकते कहीं पे भी। अब आया 80 IBA। 80 IBA क्या बात करते हैं, ये बोलता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट गेन फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट। वो क्या था, 80 IB में भी, 80 IA में भी, 1 IA में भी हाउसिंग प्रोजेक्ट था, बट वो हाईवे पे हाउसिंग प्रोजेक्ट का बात कर रहा था। हाईवे के पास जो मकान बना के देते हैं दोबारा, जिनका झोपड़ी है उनको पक्का मकान बना के देते, हाईवे के पास वो रहते हैं ना गरीब लोग, उनके लिए था वो। ये नॉर्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट का बात कर रहा है, मतलब तुम कोई एरिया में कॉम्प्लेक्स बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है। तो तुम अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट या रेंटल पे घर देने के लिए घर बना रहे हो, तुम्हारा काम है घर बनाना या रेंटल पे देना बना के, मतलब बना के बेचना या रेंटल पे देना, दोनों ही अलाउड हो रहे, दोनों ही अलाउड हो रहे, वो भी 1/4/2016 से लेके 31/2022 के बीच में। और प्रोजेक्ट 5 साल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डेट याद रहे नहीं रहे, ये बहुत काम का बात है, क्योंकि ये बिल्डर लोग बदमाशी करते हैं बेटा, प्रोजेक्ट को बहुत लंबा टाइम देते हैं, तो गवर्नमेंट उसको टाइट करना चाहता है, तो उसके लिए बोला हाउसिंग प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके आओ कि हाँ 5 साल में कंप्लीट हो जाए, प्रूफ लेना चाहिए तुम्हारे पास, तभी छूट देंगे वरना नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला था, कारपेट एरिया ऑफ शॉप एंड अदर कमर्शियल। अगर तुम घर बना के रहे हो तो अलग बात हो गया, कई बार तुम बना दुकानें भी तो बना के देते हो, सिर्फ घर बनाने तो हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, दुकान बनाना ऑफिस बनाना भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, मतलब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मॉल बनाना, ठीक है। तो कारपेट एरिया ऑफ द शॉप एंड अदर कमर्शियल इंक्लूडिंग द हाउसिंग प्रोजेक्ट डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द एग्रीगेट कारपेट एरिया। तुम्हारा अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, घर बनाते हो तुम घर, अब उसमें तुम नीचे दुकान या कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बना के दे रहे हो, होता है ना आजकल बहुत सारे बिल्डिंगों के बीच नीचे दुकान बन जाता है, तो टोटल कारपेट एरिया का, जो कारपेट एरिया मतलब जमीन वाला एरिया जहाँ घर बनेगा, उसका 3% से ज्यादा कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारा मेजर काम घर ही बनाना है, घर बना के दे रहे हो, घर हाउसिंग, ठीक है। तो घर के नीचे दुकान बना रहे हो, बना दो ठीक है, लेकिन मेन काम दुकान बनाना नहीं था, मेन तो तुम घर ही बना रहे थे, दुकान के लिए जात तुम बना दी। तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी या बेंगलोर चेन्नई बड़ा बड़ा सिटी का बात करो, तो मिनिमम साइज ऑफ द प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर, हाँ रेसिडेंशियल यूज में 60 स्क्वायर मीटर, और 90% फ्लोर एरिया यूज हो जाना चाहिए। बहुत सारा बिल्डर लोग एक बदमाशी करते हैं बेटा, घर के बाहर जो खाली जमीन होता है ना, उसको भी घर का पार्ट मानते हैं लोग। हमारे यहाँ पे जो फ्लैट होते हैं ना, फ्लैट, तो 2 फ्लैट या 3 फ्लैट अगर एक फ्लोर में बन रहा है, तो वहां पे फ्लैट के बीच में थोड़ा स्पेस होगा ना, 2 फ्लैट के बीच में, तो हाँ गेट की बात, तो तुम्हारा घर वाला जो होता है उसके आसपास का 2 फ्लैट के बीच में थोड़ा फाका एरिया होगा ना, लिफ्ट का एरिया, बाकी फाका एरिया, तो वो फाका एरिया भी वो लोग गिन लेता। तुम्हारे मेरे को जैसे घर दिया, मेरा घर का रहने का स्क्वायर फीट एरिया 1100 समथिंग, लेकिन टोटल एरिया 1300 पड़ रहा है, मतलब 200 एरिया, 200 फीट एरिया मेरा, 200 स्क्वायर मीटर, वो मेरा वो खाली जमीन को मेरे में इंक्लूड कर दिया, तो तीनों फ्लैट में थोड़ा थोड़ा वो खाली जमीन को इंक्लूड करके उसका पैसा वसूल कर लिया। तो गवर्नमेंट बोला 90% एरिया यूज होना चाहिए, मतलब सिर्फ 10% ही तुम फाका एरिया दिखा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या बोला, मिनिमम साइज ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड 1000 स्क्वायर मीटर, और रेसिडेंशियल यूनिट में 60 स्क्वायर मीटर, और 90% एरिया यूज हो जाना चाहिए। और वही अगर अदर देन मेट्रो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया 90 स्क्वायर मीटर ये, और ये 80% बोल दिया। तो प्रोजेक्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट सब प्लॉट एंड लैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और इसके बाद इसमें कुछ याद करने को नहीं है, ये सर स्क्वायर मीटर वगैरह याद करना है, नहीं याद करना है, तुमको मेन क्या बात याद रखना है कि क्या पर्पस के लिए वो सेक्शन है और कितना छूट मिलेगा। लेकिन ये वाला कंडीशन याद रखना, रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो तुम बना रहे हो
45 लाख से ऊपर एक रेसिडेंशियल एरिया का घर नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा वाला बिल्डिंग का बिल्डर को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ कुछ फ्लैट 49 लाख के भी हुए। ठीक है, 100% छूट मिल जाएगा उस बिजनेस में। ठीक, बाकी इसमें कुछ पढ़ने को नहीं है। ATIE ये क्या बात करते हैं? ATIE बोलता है कि तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? सर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एजवाल, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, अगर वहां तुम कोई काम धंधा कर रहे हो तो गवर्नमेंट ज्यादा छूट दे रही है, क्योंकि उस एरिया में बिजनेस है ही नहीं, तो गवर्नमेंट चाहता है डेवलप हो। वो भी एक था 2007 से 31 2017 के बीच में। तुम कोई एलिजिबल आर्टिकल वहां बना रहे हो, एलिजिबल आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, वही वो टोबैको, पान मसाला, इनको छोड़ के, प्लास्टिक कैरी बैग, इनको छोड़ के, ऑयल गैस का बात नहीं कर, ऑयल गैस ऊपर कर चुका बात, इनको छोड़ के कोई आर्टिकल बना रहे हो, तुमको गवर्नमेंट छूट दे देगा। ये देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, तो एलिजिबिलिटी का लिस्ट दिया। तुम वहाँ होटल खोल रहे हो लेकिन बिलो 2 स्टार, तुम वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह ये सब का इक्विपमेंट, रोपवे वगैरह, पहाड़ी एरिया में वो रोपवे का चलता है ना, वो तार, केबल तार के ऊपर वो छोटा छोटा ट्रॉली टाइप, उसमें बैठ के लोग घूमते हैं, मैं तो वैसा बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे, होटल खोल रहे हो वहाँ पे, मेडिकल या हेल्थ सर्विस खोल रहे हो वहाँ पे 25 बेड से कम वाला, मतलब छोटा हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम खोल रहे हो वहाँ पे, वहाँ पे ओल्ड एज होता है बूढ़ा लोग के लिए। ऑपरेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो वहाँ पे, कोई लोगों को खाना बनाना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराना, ये सब कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, नर्स या ये सब बनाने का कोर्स, सिविल एविएशन, मतलब कोई कोर्स करा रहे हो वहाँ, ट्रेनिंग खोले हो तुम, लोगों को फैशन वैशन डिजाइनिंग सिखाना, मतलब वहाँ के लोगों को स्किल कर रहे हो, स्किल्ड। या फिर तुम कोई आईटी का टेक्नोलॉजी खोल रहे हो वहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस खोल रहे हो वहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस खोल रहे हो, और ये सब कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। हाँ, तो गवर्नमेंट बोला नया बिजनेस अगर है, नया प्लांट एंड मशीनरी, वही पुराना रूल जो ऊपर पड़े थे, तो 100% अब तो छूट मिल जाएगा फर्स्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, अब कितना बच गया? 80 JJA, JJAA 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, ये TTA वगैरह तो पढ़ चुकी, नहीं पढ़े थे, 8 9 10 80U पढ़ लिए थे वैसे, 9 है, 9, अब एक क्लास और लेंगे, इसको खत्म करेंगे।